दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी यानी कि टॉप 50 एमसीक्यू जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वावलोकन के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं रोज़ एक क्लास, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज का यह हमारा पार्ट 4 है। तो देखते हैं पिछले प्रश्न जो आए हुए हैं साइंस के भौतिक विज्ञान के। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। और आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1 किलोग्राम राशि का वजन है ए 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन, डी 9 न्यूटन। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, जहाँ W बराबर mg, m बराबर कितना होता है 1 है, यहाँ पर g बराबर 9.8 यानी कि 1.9.8 1 इंटू 9.8 बराबर 9.8 न्यूटन आ जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जूल बराबर है, 1 जूल बराबर है किसके बराबर हो जाएगा ए 10 की घात 3 अर्ग के, बी 10 की घात 5 अर्ग के, 10 की घात 7 अर्ग के, डी 10 की घात 11 अर्ग के। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 10 की घात 7 अर्ग के बराबर है 1 जूल। व्याख्या देखते हैं इसकी। कार्य एक अदिश राशि है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग कहलाता है, जहाँ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, जबकि 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन या परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है ए बल, बी टार्क, सी कार्य, डी कोणीय संवेग। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी टार्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है ए राउंड, बी फिलेट, सी कोना, डी अर्धवृत्त। तो देखते हैं यहाँ इसके सही उत्तर को तो हो जाएगा हमारा बी फिलेट। अगला प्रश्न।
रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ए साक एब्सार्बर के रूप में कार्य करने के लिए। बी फिश प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए। सी पटरियों को समानांतर रखने के लिए। डी गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर का सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन के अनुसार डी गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं जिससे गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। ए दोनों पटरियों को जोड़े रखना। बी रेलगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ना। सी डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए दोनों पटरियों को जोड़े रखना रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है। ए क्लच। बी गियर बॉक्स। सी विभेदक। डी फ्लाई व्हील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्लच। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है क्लच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से गति मुक्त कर देता है जिससे शक्ति को कार्य में सम परिवर्तित नहीं कर पाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न हैं क्योंकि ए उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न हैं। बी रॉकेट में सिर्फ दो द्रव ईंधन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी। सी रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। डी रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सी और डी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा दोनों निकल कर आ जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। ए और बी गलत हैं, सी और डी हमारे ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या देखते हैं। रॉकेट तथा जेट में मुख्य अंतर यह है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है जबकि जेट प्लेन में ईंधन केरोलीन पैराफिन होता है जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यही कारण है कि जेट को अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया सकता है जबकि रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है। डंडों की कुल लंबाई क्या होगी? ए 10.334 सेंटीमीटर। बी 10.33 सेंटीमीटर। सी 10.4 सेंटीमीटर। डी 10.3 सेंटीमीटर। ई इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डंडों की कुल लंबाई डी 10.3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा के तनाव का मान है ए 2n, बी 0.5n, सी 4n और डी 1n, यानी n का मतलब है यहाँ पर न्यूटन। n बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा 4 न्यूटन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ए 318.6 मीटर, बी 413.6 मीटर, सी 418.6 मीटर, डी 313.6 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को कि प्रारंभिक वेग यहाँ क्या दिया गया, u बराबर 0, t बराबर 8 सेकेंड, गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहाड़ी की ऊंचाई h जो पता नहीं है। अब हम किस फार्मूले से h बराबर ut प्लस 1.2 gt स्क्वायर से निकालेंगे। यहाँ पर हम सारे मान रखेंगे और सभी की गुणा करके हमारा आ जाएगा 313.6 मीटर। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके सही उत्तर को लगाएंगे 313.6 मीटर। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसमें नाट का उपयोग किया जाता है? ए बिजली, बी हवा, सी गति में, डी ऊष्मा में। तो नाट का यदि प्रयोग देखें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी गति में। देखते हैं इसके आगे प्रश्न को। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है। इसके अगले सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। ए 44, बी 48, सी 36, डी 40। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका तो हो जाएगा ए 44। यदि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि 44 होगी, यानी कि 44% वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिंड का भार शून्य होगा। ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, सी अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, डी किसी घर्षणहीन सतह पर। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका हो जाएगा हमारा डी किसी घर्षणहीन सतह पर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब
ए इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, बी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, सी दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, डी दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाएगा तो यह प्रक्रिया बनेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसकी व्याख्या को देखते हैं एक बार। चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर उसका भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना हो जाएगा, जबकि उसका द्रव्यमान परिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थित निरपेक्ष होता है और पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर तो हमने पहले ही बता दिया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, ए एनीमोमीटर, बी रेन गेज, सी नेफोस्कोप, डी हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर बादलों की दिशा एवं गति बतलाने वाला यंत्र जो है उसका नाम है नेफोस्कोप। यहाँ एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, रेनगेज से वर्षा की मात्रा, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ए वायुमंडलीय दाब, बी भूतल से ऊंचाई, सी विद्युत धारा की सामर्थ्य, डी सुनाई देने में अंतर। तो यहाँ पर जो अल्टीमीटर से मापते हैं उसका नाम है बी भूतल से ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को या इसकी व्याख्या को देखते हैं एक बार। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा, धारा की सामर्थ्य वोल्ट में एवं सुनाई देने में अंतर को डेसिबल में मापते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो यह प्रक्रिया कब बनेगी? ए त्वरण के साथ ऊपर जाने में, बी त्वरण के साथ नीचे जाने में, सी समान गति के साथ ऊपर जाने में, डी समान गति के साथ नीचे जाने में। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो कहाँ जा रही हो? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो तो वह वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। देखते हैं फिलहाल एक बार इसके व्याख्या को। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया के बराबर होता है। अब लिफ्ट त्वरित से नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसलिए हमें अपना भार कम महसूस होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य
लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? ए. त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। बी. त्वरण के साथ नीचे जाते समय। सी. वेग के साथ ऊपर जाते समय। डी. इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए. त्वरण के साथ ऊपर जाते समय व्यक्ति को या मनुष्य को लिफ्ट में अपना भार अधिक महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सलूशन को। मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है या नहीं महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ए. चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व। बी. उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। सी. उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व। डी. वायुयान में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है? तो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर का वजन। ए. पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बी. ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी. विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी. मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। देखते हैं यहाँ एक बार इसके थोड़ा सी व्याख्या को। यहाँ पर ध्रुव दिया है, यहाँ पर ध्रुवीय त्रिज्या दी गई है, भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या। चित्रानुसार देखें आर भूमध्य रेखा अधिक बड़ी है आर ध्रुव से। हम जानते हैं कि जी बराबर GM/r², अर्थात आर का मान ज़्यादा होने पर जी का मान कम एवं आर का मान कम होने पर जी का मान अधिक होता है। चूँकि ध्रुवीय त्रिज्या कम है अतः ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, अतः शरीर का वजन mg भी ध्रुव पर अधिक होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? ए. गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। बी. अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण। सी. पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी। डी. हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए. गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण है। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण यह है कि वायुमंडल में गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे गैसें पलायन कर जाती हैं। पलायन वेग का मान √2g R बराबर होता है, अतः यह त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 फीट प्रति सेकंड की गति डैश मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से क्या सही हो जाएगा, और वह देखेंगे सबसे पहले हम कि किस प्रकार से यह निकाला गया है। यहाँ 1 फीट बराबर कितना होता है 0.348 मीटर, यानी कि 15 फीट प्रति सेकंड क्या हो जाएगा 0.348 को 15 से गुणा कर देंगे और नीचे सेकंड से, तो यहाँ पर हमारा कट कर निकल कर आ जाएगा 4.5720 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4.57 मीटर, दो हम पीछे के छोड़ देंगे, यानी कि पॉइंट के दो संख्याओं तक, पॉइंट के बाद की दो संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4.57 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 4.57 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है। A 2h, B h, C 0, D अनंत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी अनंत। देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2h होगी, जबकि उसके द्वारा विस्थापन 0 होगा, अतः पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात 2h/0 होगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली ए बंदर के सिर में छेद कर देगी, बी बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, सी बंदर के सिर के नीचे चली जाएगी, डी बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए बंदर के सिर में छेद कर देगी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों पर समान ऊर्ध्वाधर त्वरण g कार्य करता है। इस कारण बंदर के सिर में गोली छेद कर देगी। अगला प्रश्न, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो ए कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या की तरफ। ट्रक और कार दोनों एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तथा उन्हें रोकने के लिए एक समान बल प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ए पिंड की मात्रा, बी गिरने का समय, सी गिरने के समय का वर्ग, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी गिरने के समय का वर्ग। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक तुला कार्य करता है। ए संवेग के सिद्धांत पर, बी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, डी समानांतर बल के नियम पर। तो इसका सही उत्तर देखें हम कि भौतिक तुला कार्य करता है, तो किस पर यह कार्य करता है? डी समानांतर बल के नियम पर। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। भौतिक तुला समानांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जूल निम्नलिखित की इकाई है। ए ऊर्जा की, बी बल की, सी दबाव की, डी तापमान की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऊर्जा की। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो हो जाएगा ऊर्जा की। यहाँ पर देखते हैं हम, जूल ऊर्जा की इकाई है, जबकि बल की इकाई न्यूटन, दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं। अश्व शक्ति किसका एकक है? ए जूल का, बी काम का, सी शक्ति का, डी बल का। तो यहाँ पर अश्व शक्ति एकक हो जाएगा सी शक्ति का। व्याख्या है हमारी, देखते हैं इसको। मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक अश्व शक्ति यानी कि हार्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। लगभग शक्ति का एसआई मात्रक वाट या डब्लू है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। ए रोमर, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी हाइगेंस। यहाँ पर हाइमेंस लिखा है, यहाँ पर हाइगेंस हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो हो जाएगा सही उत्तर बी रोमर ने। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ए गतिज ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में।
बढ़ते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग है। ए 1 मीटर प्रति सेकंड, बी 0 मीटर प्रति सेकंड, सी 2 मीटर प्रति सेकंड, डी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 0 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 सेकंड बाद पिंड का वेग होगा। ए 0.5 मीटर प्रति सेकंड, बी 0.2 मीटर प्रति सेकंड, सी 0.1 मीटर प्रति सेकंड, डी 0.3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 सेकंड बाद पिंड का वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, दिए गए चित्र में त्वरण है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर चित्र दिया नहीं गया है। तो इस प्रश्न को हम नहीं देखेंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। ए 1.30 मीटर, बी 1.50 मीटर, बी 1.25 मीटर, डी 2.25 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 5 सेकंड में तय की गई दूरी 1.25 मीटर हो जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकृति में दिखाए गए अनुसार इसके भीतर P पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु सहित के बीच बल है। ए आकर्षी एवं स्थिर है, बी आकर्षी है तथा केंद्र C के संबंध में बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, सी शून्य है, डी प्रतिकर्षी एवं स्थिर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शून्य है। अगला प्रश्न। दस किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। ए 9800 जूल, बी 980 जूल, सी 1000 जूल, बी डी 1200 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 980 जूल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को। यहाँ h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाले किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी कि mgh, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि 10 × 9.8 × 10, तो हो जाएगा हमारा 980 जूल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही तरह की दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समानांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही हैं। ए पूरब से पश्चिम एवं बी पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी। ए बी बी सी दोनों बराबर, डी दोनों के द्रव्यमान एवं चाल दोनों ज्ञात होना चाहिए तभी निर्णय होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी दोनों बराबर। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार।
चूंकि लगाया गया बल द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, अतः दोनों ट्रेनों द्वारा समान बल लगाया जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेनों में दिशा के अतिरिक्त पूर्ण समानता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी आप्टर, डी मीटर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई है डायोप्टर। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक इकाई डायोप्टर होता है। एक लेंस की शक्ति एक डायोप्टर होती है, जिसकी फोकस दूरी या लंबाई 1 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर ए अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है, बी अवधि बढ़ती है व घड़ी आगे हो जाती है, सी अवधि घटती है व घड़ी पीछे हो जाती है, डी अवधि घटती है व घड़ी आगे हो जाती है, ई अवधि वही रहती है व घड़ी सही समय देती है। तो यहाँ पर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आरआरबी कोलकाता में लोको पायलट में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है क्योंकि टी प्रोपोर्शनल दिया है यहाँ पर √L और घड़ी सुस्त हो जाने के कारण पीछे हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा ए √2 गुनी, बी आधी, सी एक समान रहेगी, डी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए √2 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि ए इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, बी लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, सी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, डी लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दोगुने कर दिए जाएं, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 123, यानी कि 123 प्रश्न का सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि या आवर्तकाल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको एक सही उत्तर का चयन करना है। ए आधी हो जाएगी आवर्तकाल या समयावधि आवर्तकाल, बी समान रहेगा, सी दोगुना, डी तिगुनी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी दोगुनी। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दोगुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या देखते हैं सबसे पहले हम। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि आवर्तकाल दोगुनी हो जाती है। यहाँ टी बराबर देख सकते हैं 2 पाई रूट एल अपान जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतः लंबाई चौगुना करने पर आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है। ए 1 सेकंड में, बी 4 सेकंड, सी 3 सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। 1 सेकंड का समय एक दिशा में जाने तथा पुनः 1 सेकंड प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए यदि आवर्तकाल कम या ज़्यादा कर दिया जाता जाए तो सेकंड पेंडुलम वाली घड़ी सही समय नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी दोलन रुक जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़की झूले पर बैठी झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा। ए कमतर, बी अधिक, सी लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब वही लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय जो होगा वह उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तो झूलने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ए गतिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दबाव ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या किसी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या
कमाने की ऊर्जा। तो यहाँ अन्य ऑप्शन के अनुसार भी यहाँ समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ए 10%, बी 20%, सी 40%, डी 44%। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखें अगर हम कि ये किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाता है, उसके आवर्तकाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आज 50 को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है, शुरुआत से अंत तक। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर इसी वक्त अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।